प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की साइंस के फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहां से आता है का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि भोजन हमें पादपों यानी पौधों से और जंतुओं से मिलता है। अब हम इसका आगे का पार्ट शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमने पढ़ा था क्रियाकलाप 3, पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। स्रोत का अर्थ होता है बच्चों साधन। तो जिस तरह से आपको पढ़ने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, जैसे बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर इत्यादि चाहिए, तो ये क्या है, हमारे पढ़ाई के स्रोत हैं। तो इसी तरह से अन्न, सब्जी, फल के स्रोत क्या है, पौधे हैं। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस, अंडे इत्यादि मिलते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। दूध से बच्चों बनता है मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही, जो हम यूज करते हैं। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो बच्चों हमें आंसर देना है कि गाय, बकरी, भैंस के अलावा हमें दूध और कौन सा जंतु देता है। तो एक नाम मैं बता रही हूँ बच्चों, ठीक है, बाकी के आप सोचकर बताइएगा मुझे कमेंट करके। जैसे बकरी है तो बकरी से भी हमें दूध मिलता है, ठीक है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, तो हम भोजन के रूप में पौधे का कौन सा भाग खाते हैं और कौन कौन से जंतु उत्पाद है वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, सबसे पहले हमें पौधों से मिलता है, ठीक है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो बच्चों आपको पता है कि पौधे के अनेक भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती इत्यादि होते हैं ना उसके भाग। तो हम कौन सा भाग खाते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक, साग, धनिया, मेथी, बाथू, ये क्या आता है बच्चों, पत्ती वाली सब्जी है जो हम खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जिस तरह से केला है, केला फल भी है और हम केले की सब्जी भी बनाकर खाते हैं। कभी हम जड़, तो हम जड़ की सब्जी भी खाते हैं, जैसे मूली, गाजर है, ये आलू, ये जड़ है। और कभी तना, तना बच्चों गन्ना, जिस तरह से गन्ना हम खाते हैं ना वो क्या है, तना है। तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो बच्चों पुष्प का अर्थ होता है फूल, तो फूलों की भी सब्जी बनती है, जिस तरह से सहजन का फूल है, सीताफल के फूल है, तो इनकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया तो बच्चों अपनी मम्मी से कहिएगा कि वो आपको ये बनाकर खिलाएं, ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम 2 या उससे अधिक भाग खाते हैं, जिस तरह से सरसों, तो सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने में करते हैं। तो हम सरसों के 2 भाग खाते हैं, बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और इसकी पत्तियों को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? तो हमें केले के विभिन्न भागों के बारे में बताना है, ठीक है, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो बच्चों ये आंसर आपको बताना है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये पौधा है और पौधे के विभिन्न भाग हैं। सबसे ऊपर है पुष्प यानी फूल,
तना, आप तना देख सकते हो, बीच में एक लंबी सी हरे रंग की डंडी दिखाई गई है, वो तना है। और कली, फूल से पहले क्या होता है बच्चों, कली होती है, फूल बाद में बनता है। पत्ती, और सबसे नीचे है जड़। जड़ जमीन के अंदर होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। पौधे का स्तंभ जड़ होती है, जड़ के सहारे पर ही पौधा खड़ा रहता है। क्रियाकलाप 4, तो जब हमने 1.3 सारणी फिल की थी तो हमें उस सारणी में से कुछ संघटकों को छांटना है जिनका मुख्य स्रोत यानी मुख्य साधन पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को हमें नीचे सारणी दी गई है 1.4, उसमें फिल करना है, भरना है। तो सबसे पहले है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, सेकंड है संघटक यानी स्रोत यानी साधन, और थर्ड है पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। पौधे का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कच्ची सामग्री, ठीक है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनने से पहले हमें कुछ कच्ची सामग्री चाहिए होती है। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए जो आप यूज करते हैं, और तेल चाहिए, चाहे वो मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का हो। तो अब हम पढ़ेंगे कि बैंगन का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। बैंगन बच्चों फल होता है, ठीक है, आपकी बुक में ही दे रखा है। और मिर्च मसाले भी फल है जो हम खाते हैं। तेल, तेल कोई भी तेल हो, जिस तरह से मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन, ये बीजों से बनता है, ठीक है। इनके बीजों को पीसकर तेल निकाला जाता है। अब हमें सेकंड एग्जांपल देना है जो बच्चों हमें देना है। यहाँ पर सेकंड हम यहाँ लिखते हैं बच्चों ढोकला, ठीक है। तो ढोकला बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, बेसन। तो यहाँ पर बच्चों जगह थोड़ी है तो हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। जब आप नोटबुक में बनाओगे तो लंबी, जिस तरह से बैंगन के भरते की दी हुई ना, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। मसाले और तेल, तो ढोकला बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए, मसाले और तेल चाहिए। तो बेसन क्या है बच्चों, बेसन एक बीज है, क्योंकि बेसन चने का बनता है, चना क्या है, बीज है। और मसाले जैसा कि ऊपर बताया था मैंने, फल है। और तेल, तेल बीज है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का कोई भी तेल हो सकता है। अब हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पर राजमा चावल। तो राजमा चावल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, हमारे पास सामग्री होगी, सामान होगा, तभी हम खाना बना पाएंगे। तो राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे राजमा चाहिए, मसाले, नमक, तेल या घी। कुछ लोग तेल में सब्जी बनाते हैं बच्चों, कुछ घी में बनाते हैं, तो हम यहाँ दोनों ही लिख रहे हैं, तेल घी। और चावल के लिए हमें चाहिए चावल, चावल बनाने के लिए। और चाहिए बच्चों जल यानी पानी। तो अब हम लिखेंगे कि इसका कौन सा भाग हम खाते हैं। कच्चे राजमा है बच्चों बीज, और मसाले जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम 2 बार ऊपर कर चुके हैं, फल। तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए आंसर, ठीक है। नमक, नमक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नमक हमें समुद्री जल से मिलता है, समुद्री जल को सुखाकर नमक तैयार किया जाता है। तेल, घी, तेल है बच्चों बीज, और घी है बच्चों हमें जंतुओं से मिलता है, दूध, दूध से घी तैयार होता है। चावल, चावल है बच्चों बीज, ठीक है। और जल हमें मिलता है नल या हैंडपंप से। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, आपको बनानी है मिक्स वेजिटेबल यानी मिश्रित सब्जी। तो ये आप इसमें अपनी मम्मी की हेल्प लोगे कि मिश्रित सब्जी यानी मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपनी मम्मी से पूछेगा कि कौन कौन सा सामान इसमें
डलता है। जैसे मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमें आलू, मटर, गोभी, टमाटर, गाजर इत्यादि चाहिए होता है, और इसका कौन सा भाग हम खाते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब बच्चों आप चित्र देखिए अपनी बुक में कि दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक बच्ची कुछ खा रही है, तो ये हमें बता रहे हैं कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम कभी जाते हैं और हमें कोई ऐसे पौधे मिल जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं कि ये किस चीज का पौधा है, तो हमें उन पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जहरीले हो और हमें नुकसान पहुंचा दे। अब बच्चों अब हम चलेंगे क्रियाकलाप 5 की तरफ। आपको कुछ काम करना है, आपको घर में से अपनी मम्मी से कुछ मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल होती है साबुत, और चने लेने हैं, सूखे चने लेने हैं, और इन दोनों को, मूंग की दाल को और चने को अलग अलग बर्तन में पानी में 1 दिन के लिए भिगोना है। ठीक है, 1 दिन भिगोने के बाद आपको पानी को बर्तन से निकाल देना है, और बीजों को जो हमने मूंग की दाल और चने भिगोए थे अलग अलग, उनको गिलास में यानी जिस बर्तन में भिगोया था उसी में रहने देना है, और उनको गीले कपड़े में लपेटकर एक साइड में रख देना है। तो आप अगले दिन देखोगे क्या आपको उन बीजों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ बदलाव आया है। तो बदलाव क्या आएगा बच्चों, आपको उन बीजों के ऊपर यानी मूंग की दाल पर और चने पर कुछ सफेद संरचना दिखाई देगी। अगर आपको वो सफेद संरचना दिखाई देती है, जिस तरह से आप चित्र में देख सकते हो, एक तरफ सूखी दाल है मूंग की और दूसरे बर्तन में मूंग की दाल है जिसे हमने भिगोया था, तो आपको उस पर कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा होगा, सफेद दिख रहा है, तो इसका मतलब वो बीज अंकुरित हो गए, उनमें अंकुरन हो गया है। अगर नहीं हुआ तो आपको फिर वही काम करना है, बीजों को पानी में भिगोना है, अगले दिन पानी निकाल देना है और बीजों को गीले कपड़े में ढककर रख देना है। फिर आप अगले दिन फिर देखोगे कि क्या उनमें कुछ परिवर्तन आया है, उन पर कुछ अंकुर दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो बीज है वो अंकुरित हो चुके हैं, तो इसे कहते हैं बीजों का अंकुरन। ठीक है, अंकुरों को जो हमने दाल को भिगोया था, जब वो भीगने के बाद अंकुरित हो जाते हैं तो हम उनको खा भी सकते हैं और इनको उबाल भी सकते हैं, उबाल कर भी खा सकते हैं और उनमें कुछ मसाले मिलाकर भी खा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार। इसका अल्पाहार का अर्थ होता है जब हमें थोड़ी बहुत भूख लगती है, जिस तरह से शाम को हम चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह या कुछ भी खाते हैं, तो ये होता है अल्पाहार, जिससे हमारी छोटी सी भूख खत्म हो जाती है। आप बच्चों अपनी बुक में देख सकते हो, यहाँ पर चने हैं, जिस तरह से हमने मूंग की दाल को भिगोया था उसी तरह से चनों को भी भिगोया था, तो चने भी यहाँ पर अंकुरित दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो चनों पर सफेद संरचना दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब चने भी अंकुरित हो गए हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि शहद कहाँ से आता है। आपने शहद खाया होगा, मीठा होता है, तो ये शहद कैसे उत्पादित किया जाता है। तो बच्चों आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, एक छत्ता बना हुआ है, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। तो आपको इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, मधुमक्खियां हमें काट सकती हैं। तो छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है और इन्हें अपने छत्ते में ला लाकर भंडारित करती है, मतलब इकट्ठा करती रहती हैं। फूलों का रस पीती हैं और फिर उनको अपने छत्ते में इकट्ठा कर देती है। फूल और उनका जो मकरंद है यानी मीठा रस है, वो वर्ष में, साल में केवल कुछ समय में ही उनको मिलता है, इसलिए मधुमक्खियां इस मकरंद को यानी मीठे रस को अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती हैं कि जब उनको भूख लगेगी तब वो खाएंगी, ताकि वो पूरा साल इसका उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये शहद होता तो मधुमक्खियों का खाना है, भोजन होता है उनका, लेकिन हम उनका शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बच्चों जंतु
क्या खाते हैं। अगर बच्चों आपके घर में कोई पालतू पशु है, आपने कोई पशु पाल रखा है, जिस तरह से गाय है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, आपने उनको पाल रखा है, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाना खाते हैं। लेकिन अन्य जंतु क्या खाते हैं, जिस तरह से गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट है, वो क्या खाना खाते हैं, आपने कभी देखा है? तो आप चित्र में देखो, एक गिलहरी दिखाई गई है। गिलहरी खा रही है बच्चों अखरोट, क्योंकि गिलहरी को अखरोट बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा जंतु क्या खाता है। ठीक है, अब नीचे सारणी दी गई है 1.5, उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से जंतु है और वो क्या खाना खाते हैं। तो हम सारणी को फिल करेंगे 1.5। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं, 2 रो है, एक में जंतुओं का नाम दे रखा है, दूसरे में उनका खाना दे रखा है कि वो क्या क्या खाना खाते हैं। तो पहला है भैंस। भैंस का जो खाना है वो यहाँ पर दिया गया है। भैंस खाती है घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। और बिल्ली, बिल्ली खाती है छोटे जंतु, पक्षी, दूध पीती है वो। चूहा क्या खाता है? चूहा खाता है बच्चों चने, बीज, रोटी, कपड़े भी खा जाता है, कागज भी खाता है। ठीक है, अब शेर, शेर खाता है मांस। शेर होता है बच्चों मांसाहारी, जो केवल मांस ही खाता है, दूसरे जंतुओं को मारकर खाता है। मांस खाता है, जंतुओं को मारकर खाता है। ठीक है, बाघ, बाघ भी मांसाहारी होता है, वो सिर्फ मांस खाता है और कुछ नहीं खाता है, वो छोटे जंतुओं को मारकर खाते हैं। मकड़ी, मकड़ी खाती है कीट पतंगे। छिपकली, छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली बच्चों सबके घरों में रहती है, हम देखते हैं कि वो क्या खाना खाती है, कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय, गाय खाती है घास, अनाज, भूसा, खली, पत्ती। जो भैंस खाती है वही गाय भी वही खाना खाती है। ठीक है, अनाज, भूसा, खली और पत्ती। ये होती है बच्चों गाय, होती है शाकाहारी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ना कि मांसाहारी शाकाहारी क्या होता है। मनुष्य, मनुष्य अनाज, सब्जी, फल, मांस, अंडे, दूध का उपयोग करता है। तो बच्चों मनुष्य है वो सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है। तितली, तितली फूलों का रस पीती है। बच्चों मनुष्य शाकाहारी नहीं है, वो सर्वाहारी है। ठीक है, और कौवा, कौवा कीड़े मकोड़े, मांस और रोटी खाता है, कौवा भी सर्वाहारी है। अब अन्य के बच्चों हमें बताना है कि और कौन कौन से जीव है जो खाना खाते हैं। जैसे बकरी है, हाथी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि बकरी क्या खाती है, हाथी क्या खाता है, गिलहरी और चिड़िया क्या खाती है। बकरी घास पत्तियां खाती है। हाथी को बच्चों एक हिंट दे रही हूं कि गन्ना और केला बहुत पसंद है, बाकी के आप ढूंढकर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब बच्चों जो हमने सारणी फिल की है, जितने भी जंतु थे उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। 1.5 सारणी अभी हमने भरी है ना, कौन सा जीव क्या खाता है, उनको हम 3 वर्गों में बांटेंगे। पहले वर्ग में हम उन जंतुओं के नाम लिखेंगे जो केवल शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खाते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, हिरण, ये होते हैं शाकाहारी। ठीक है, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। और दूसरे वर्ग में उन जंतुओं को रखेंगे जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं। और जैसे शेर, बाघ हमने ऊपर पढ़ा था ना। और तीसरे में हम उन जंतुओं को रखेंगे जो सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो हमने 3 भागों में बांटा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब नीचे सारणी दी गई है, हम उसमें भरेंगे कि जंतुओं के नाम भरेंगे। सबसे पहले है शाकाहारी। शाकाहारी में गाय हमें एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, 2 हमने फिल करने हैं। भैंस हमें पिछली 1.5 वाली सारणी में से ही ढूंढने हैं बच्चों। ठीक है,
बकरी है, हिरन भी होता है बच्चों, ठीक है, वो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ऐसे। और मांसाहारी में शेर, बाघ, भेड़िया, ये होते हैं मांस, ये केवल मांस ही खाते हैं। और सर्वाहारी में कौवा जो सब कुछ खाता है, मनुष्य मांस भी खाता है और पादप उत्पाद भी, पेड़ों से प्राप्त सामग्री भी खाता है। और बिल्ली, कुत्ता, ये हैं सर्वाहारी, ये सब कुछ खाते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त यानी पूरा भोजन नहीं मिलता, वो भूखे रह जाते हैं। तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। तो हमें ऐसे उपाय सोचने की हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा खाने की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं है, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसी योजना बनानी है, ऐसा कुछ उपाय खोजना है कि हमारे देश में ज्यादा अन्न उत्पादन हो, ठीक है। और दूसरा हमें ऐसा उपाय करना है कि सबको खाना मिल सके। तो बच्चों मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। हो सकता है जो हम खाना फेंक रहे हैं उससे किसी और का पेट भर जाता, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, आप दोनों वीडियो देखिएगा क्योंकि हमने 2 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ कर रखिएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर तो करिएगा ही, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिएगा उन्हें बताकर। थैंक यू।